लोग जान जाते हैं वर्ल्ड मैप के विषय में। आप वर्ल्ड मैप अच्छे से पढ़िए। अब इस वर्ल्ड मैप में आपको देखिए, आपको जो 12th क्लास के बच्चे हैं या 11th क्लास के बच्चे हैं, इन दोनों बच्चों के लिए कहाँ से हम जियोग्राफी को स्टार्ट करें। मान लीजिए किसी तरीके से आपने या फिर आप अच्छे ढंग से ही आप मैट्रिक कर लिए, यानी आप लोग हाई स्कूल पास कर लिए, 10वीं पास कर लिए, फाइनल कर लिए। अब आपको 2 ऑप्शन दिया जाता है कि आप चूज़ करिए क्या चीज़ के बारे में। एक तो आप करिए क्या कि आप साइंस से पढ़ना चाहते हैं या फिर आप आर्ट से पढ़ना चाहते हैं। तो आर्ट वाले जो बच्चे होते हैं जिनको आपको या तो जियोग्राफी लेना पड़ता है या तो फिर आप हिस्ट्री ले सकते हो, इसमें आपको चूज़ करना पड़ता है। आप या इकोनॉमी, इसमें आपको हर एक चीज़ चूज़ करना पड़ता है कि आपको कौन सा सब्जेक्ट लेना है। तो अगर जियोग्राफी वाले बच्चे होंगे तो उनके लिए ये किस तरीके से जियोग्राफी को पढ़ा जाता है, मतलब स्टार्टिंग कहाँ से होती है। क्योंकि जब 11th में बच्चे जाते हैं तो उनको उतना समझ में नहीं आता है, क्योंकि पहले से ही जब वो 10th में पढ़ते हैं तो उनके हर एक चीज़ पर फोकस रहता है। मतलब SST पे उतने ध्यान वो नहीं दे पाते हैं जितने कि वो साइंस पे ध्यान देते हैं, क्योंकि साइंस ही डिफ़िकल्ट माना जाता है और साइंस पे ध्यान देने लगते हैं। अगर उनको जा करके अगर 12th में साइंस नहीं करनी है, मतलब उन्हें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी नहीं लेनी है, तो वो ले लेते हैं आर्ट्स, जिसमें कि जियोग्राफी या हिस्ट्री ले लेते हैं। अब उन बच्चों के लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि पहले वो 10वीं में क्या किए हैं, वो ध्यान दिए हैं किस पे, ज़्यादा उनका फोकस गया है साइंस पे फोकस गया है। SST में वो ज़्यादातर ध्यान नहीं दिए हैं। तो इसलिए आप लोगों को 11th में जैसे ही जाओगे तो आपको प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। अब आपसे अगर सीनियर बच्चे हैं, उनको तो पता होगा कि हमारी जियोग्राफी कैसे हमें स्टार्ट कर देनी है। अब इस जियोग्राफी को हम लोग पढ़ते कैसे हैं, कितने भागों में बांट कर पढ़ते हैं। आप अगर 12th क्लास के बच्चे हो तो बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि आपको बहुत चीज़ पढ़ने हैं। जैसे कॉन्टिनेंट पढ़ने हैं, ओशियन पढ़ने हैं, ठीक है, मतलब द्वीप पढ़ने हैं, महाद्वीप पढ़ने हैं, महासागर पढ़ने हैं। इसमें आपको बहुत सारे प्रायद्वीप पढ़ना है, क्या होता है, इनके बारे में आपको क्लियर समझना होगा। जैसे आप लोग यहाँ पे पूरे इस मैप के अनुसार समझ सकते हो। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ, बहुत अच्छे से ध्यान में रखना आप लोग। क्या चीज़ आप लोग को ध्यान में रखना होगा कि किस तरीके से हम इसे कवर कर सकते हैं, ठीक है। क्या क्या हमें पढ़ना होगा जियोग्राफी में। तो जियोग्राफी में जो आपको पढ़ना होगा इसके बारे में आप लोग समझ जाइए। पहले हम जान जाते हैं क्या चीज़ पढ़ना है। हमें पढ़ना है वर्ल्ड जियोग्राफी। आप लोग वर्ल्ड जियोग्राफी पढ़ना है। ये आपका वर्ल्ड जियोग्राफी है। जियोग्राफी में सिर्फ आप लोग को सिर्फ एक ही चीज़ नहीं पढ़नी है, 4 चीज़ पढ़नी है। इसके बाद में आप लोगों को इंडियन जियोग्राफी पढ़ना होगा, इंडियन जियोग्राफी, ठीक है, इंडियन जियोग्राफी। फिर आप लोगों को ये वर्ल्ड मैप पढ़ना है, वर्ल्ड मैप। इसके बाद में आप लोगों को इंडियन मैप पढ़नी है। क्या पढ़नी है? इंडियन मैप पढ़नी है। अब इससे आपको एक चीज़ पता चला होगा कि अब इसका हम स्टार्टिंग कहाँ से करें। ये आपका चाहे सीनियर हो, कोई सा बच्चा हो, सीनियर हो या फिर जूनियर हो, 11th का हो या फिर आपका 12th का बच्चा हो, या फिर आपका ग्रेजुएशन बच्चा कर रहा है उसके लिए भी, या फिर किसी चीज़ की तैयारी कर रहा है उसके लिए भी बहुत कुछ इसमें छापे जाते हैं। चाहे वो अब किसी भी जॉब की तैयारी कर रहा है उसके लिए भी ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जिसे आप लोग को समझना होगा, ठीक है। बहुत ध्यान से समझना कि मैं आपको बता रही हूँ। जैसे आपका स्टार्टिंग क्या है, किस तरीके से हमें जियोग्राफी पढ़ना चाहिए। तो जियोग्राफी में पढ़ने के लिए पहले हम अपने अर्थ के विषय में पूरा समझते हैं। ये हमारा अर्थ है। इसी अर्थ के अंदर हमें सब कुछ के बारे में पढ़ना है। चाहे हमें महाद्वीप पढ़ना हो, क्या चीज़, महाद्वीप होता क्या है, महाद्वीप के बारे में पढ़ना हो, चाहे हमें सिर्फ द्वीप के बारे में पढ़ना हो, या फिर हमें महासागर के विषय में पढ़ना हो, या फिर हमें सागर के सिर्फ बारे में पढ़ना हो, सागर, या फिर हमें जल संधि, स्थल संधि, किसी चीज़ के बारे में पढ़ना, तो हमें इस अर्थ के अंदर ही सब कुछ पढ़ना होगा। इसी अर्थ के अंदर आपको महाद्वीप मिलेगा, द्वीप मिलेगा, महासागर मिलेगा और सागर मिलेगा, और अन्य एक चीज़ आपको इसी मिलेगा। इसी से आप लोग सब कुछ समझ जाओगे। अगर हमें वर्ल्ड जियोग्राफी की बात किया जाए
तो उसमें भी उसे 4 भागों में बांट कर पढ़ा जाता है। सिर्फ वर्ल्ड जियोग्राफी 4 भागों में, उसे भी किस तरीके से। हम लोग पहले अंतरिक्ष के विषय में देखेंगे, लेकिन आज हम लोगों का मेन टॉपिक है समझना, किस तरीके से हम इसे समझ सकते हैं। कैसे 12th क्लास का बच्चा कैसे इस जियोग्राफी को पढ़े और कहाँ से उसकी स्टार्टिंग होनी चाहिए, यही स्टार्टिंग आपको सीखना है। अब आप लोगों ने अर्थ बनाया एक, और अर्थ या तो फिर आप लोग गूगल से मंगा कर देखिए, गूगल आपका बहुत सहायता करता है। तो गूगल से अगर आप लोग देखते हो तो उसमें आपको कहेगा कि 7 कॉन्टिनेंट यानी महाद्वीप के विषय में आपको पढ़ना है। 7 महाद्वीप है, ठीक है। फिर आपको छोटे छोटे द्वीप बहुत ज़्यादा मिलेंगे, उसके बारे में आपको पढ़ना होगा। फिर महासागर मिलेंगे, जैसे मान लीजिए कि 5 महासागर के, पहले 4 ही था अब 5 दे दिया गया है। 5 महासागरों के विषय पढ़ना होगा आपको, सागर के विषय में पढ़ना होगा आपको, नदियों के बारे में पढ़ना होगा। कौन सा, मान लीजिए कि ये अपना ये जो एशिया है, एशिया और अफ्रीका को अलग करने वाला जो नदी है या फिर जो सागर है, वो कौन सा सागर है, ये आपको समझना होगा, ठीक है। अब हम लोगों का देखिए स्टार्टिंग क्या है। इस अर्थ के अंदर 7 कॉन्टिनेंट है, ठीक, 7 कॉन्टिनेंट है ना। ये 7 कॉन्टिनेंट यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, क्योंकि मैं इस अर्थ से, ये अर्थ यहाँ पे अगर बना दूँ तो इसे पूरी तरीके से अगर घेर दूँ तो ये इसी अर्थ के अंदर ये 7 कॉन्टिनेंट है। कितने 7 कॉन्टिनेंट है, ये आप लोगों को कुछ तो माइंड में होगा, कुछ तो जानकारी होगी, नहीं होगी तो फिर भी आप लोग समझिए। जैसे मान लीजिए कि आपको कुछ आता ही नहीं है, अभी फ़िलहाल में आपको कुछ नहीं आता है, आपको सब कुछ सीखना है। 7 कॉन्टिनेंट है, और सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट कौन सा है, सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, ये आपको बताऊंगी। देखिए एशिया ये पहले नंबर पे आता है। एशिया जो है, एशिया महाद्वीप, तो पहले एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ठीक है, अंटार्कटिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, ये रहा ऑस्ट्रेलिया। ये आपके साथ के साथ आपको दिखाई दे रहे होंगे। एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया, मान लीजिए आप 7। अब मैं इसे रफ कर दे रही हूँ, ठीक है। अब आप लोगों को पढ़ना होगा अच्छे से। देखो मैंने इसे मिटा दिया, हटा दिया, यहाँ से साफ कर दिया। अब आप लोग बताइए कि कॉन्टिनेंट कितने होते हैं। एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप, अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया। मतलब आप 7 महाद्वीप के विषय में अच्छे से आप लोगों को कवर कर लेना होगा, ठीक है। कहीं दिक्कत नहीं, दिक्कत होनी चाहिए, ठीक है। आपने 7 के 7 कौन, अब हमें इसी अर्थ के अंदर बहुत सारे द्वीप हैं और महाद्वीप हैं 7, तो हमें ये कैसे पता चले कि कौन सा द्वीप है और कौन सा महाद्वीप है, इन दोनों में आपको फर्क कैसे पता चले। इसके लिए आपको करना क्या है कि सब देखिए, पानी से चारों तरफ से घिरा हो, पानी से कितने तरफ से, चारों तरफ से, लेकिन वो बड़ा सा हो, तो उसे हम कहते हैं महाद्वीप। जैसे एशिया पानी से चारों तरफ से घिरा हुआ है, एशिया पानी से चारों तरफ से घिरा हुआ है, जिसे हम लोग कहते हैं क्या कि ये है क्या चीज़, एशिया महाद्वीप है, क्योंकि सबसे बड़ा है। और छोटे छोटे आपको द्वीप मिल जाएंगे, छोटे छोटे आपको द्वीप मिल जाएंगे जो पानी से सबसे बड़ा एरिया हो और पानी से चारों तरफ से घिरा हो, जिसे हम लोग कहते क्या है, उसे हम कहते हैं कि ये महाद्वीप है। क्या है, महाद्वीप है। जैसे मान लो एशिया की सिर्फ मैं अभी बात करूं, एशिया को बात करूं, देखिए एशिया और अफ्रीका को अलग कर देता है। यहाँ पे क्या है, रेड सी है, यहाँ पे क्या है, स्वेज नहर है, यहाँ पे क्या है, भूमध्य सागर है, यहाँ पे क्या है, जो यूरोप और एशिया को अलग करती है, यूराल पर्वत है यहाँ पे, ठीक है। इधर साइड में अरब सागर है, इधर साइड में हिंद महासागर है, यहाँ पे क्या है, बंगाल की खाड़ी है,
अगर ये आपको बात किया जाए, यहाँ पे आर्कटिक महासागर है, ये चारों तरफ से इस पानी से घिरा हुआ है और अलग कर दिया है, सभी एरिया को अलग अलग जगहों से इसे हटा दिया गया है। तो ये आपको समझ में, देखिए स्वेज नहर जो बनाया गया था, स्वेज नहर मुझे लग रहा है कि 1869 में बनाया गया था कि 1969 में, ऐसे ही कुछ उसे बनाया गया था, बाद में बनाया गया था, 18 में नहीं, हो सकता है 19 में। तो ये स्वेज नहर यहाँ पे बनाया गया। लेकिन ये जब अलग करता है, अब मान लीजिए कि अगर पूछे कि एशिया और यूरोप को अलग करने वाला कौन सा अलग करता है, यूराल पर्वत, तो ये चारों तरफ से घिरा है, चारों तरफ से घिरा हो और सबसे बड़ा हो, वो हमारा महाद्वीप होता है। लेकिन वहीं पे आपको चारों तरफ से घिरा हो लेकिन कितना बड़ा हो, छोटा सा हो, छोटा सा, तो उसे कहते हैं द्वीप। जैसे यहाँ पे मालद्वीप है, यहाँ पे द्वीप है, एक चारों तरफ से है, पानी से घिरा हुआ है, वो द्वीप है, क्योंकि वो छोटा सा एरिया है तो हम उसे द्वीप मानते हैं। लेकिन बहुत बड़ा है तो हम उसे क्या कहते हैं, वो महासागर है। ये पढ़ने का आपको तरीका समझ में आना चाहिए, मेन यही चीज़ आपको है। तो साथ ये आपको ये कॉन्टिनेंट पता चला होगा। लेकिन प्रायद्वीप को क्या होता है, प्रायद्वीप, प्रायद्वीप, हम प्रायद्वीप के बारे में जान जाते हैं। क्या अपना एक भारत प्रायद्वीप है या नहीं है, तो आपको से पूछेगा तो आपको तो इतना समझ में आना चाहिए कि प्रायद्वीप कहते किसे हैं। अब ध्यान से समझना, वो एरिया जो पानी से तीन तरफ से घिरा हो, वो एरिया जो पानी से तीन तरफ से घिरा हो, उसे हम कहते हैं प्रायद्वीप। क्या अपना भारत प्रायद्वीप है कि नहीं है, क्योंकि इसे तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ है। इधर है अरब सागर, ये साइड क्या है, अरब सागर, किधर साइड में, पश्चिम साइड में, हाँ। पूरब साइड में क्या है, पूरब साइड में आपका है बंगाल की खाड़ी। ये दक्षिण साइड में क्या है, यहाँ पे है हिंद महासागर। तो ये तीन तरफ से घिरा हुआ है और पानी से तीन तरफ से घिरा हुआ है और बड़ा है, तो इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे प्रायद्वीप। समझ में आया, द्वीप, प्रायद्वीप, महासागर, ये आपको समझ में आया होगा। ये पढ़ने का एक सिर्फ तरीका आपको भी बताया जा रहा है, इससे आपको समझ में भी आ जाएगा। ये अर्थ पे जो 7 कॉन्टिनेंट हैं, इनके विषय में 1, 2, 2, 3, 4, 5, यहाँ पे 6 और यहाँ पे 7, ये 7 के 7। अब यहाँ पे आपको ओशियन मिलेगा। यहाँ पे जो खाली जगह बताइए, आप ध्यान से आप समझिए कि आपको बताया जा रहा है कि 4 तरफ से पानी से घिरा हो, चारों तरफ से, और सबसे बड़ा एरिया हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, महाद्वीप कहते हैं। ठीक है, चारों तरफ से घिरा हुआ है। लेकिन जो यहाँ पे घेरा पानी से है, इसका नाम भी तो होगा। मान लीजिए जो ये पानी से घेरा हुआ है जगह, इसका नाम भी तो कुछ होगा, नाम होगा कि नहीं होगा। चारों तरफ से अगर पानी से घिरा हुआ है तो इसका नाम भी तो होना चाहिए। कहा गया कि हाँ, इसका नाम होना चाहिए। तब ये नाम इसका आप बता दीजिए क्या क्या है, बताइए आप क्या क्या है यहाँ पे। अब यहाँ पे 7 आपको कहा जाता है कि महासागर है। किसके लिए, जो कहता है कि 7 समुंदर पार मैं तेरे पीछे पीछे आ गई। 7 समुंदर कहाँ है, लेकिन इसी समुद्र को तोड़ा गया किस चीज़ से, छेनी हथौड़ी से नहीं, क्योंकि ये जो अर्थ है ना, अर्थ पे ऐसे 3 रेखाएं हैं, जो कि अर्थ के बीचों बीच एक रेखाएं गुजरती है जिसका नाम है विषुवत रेखा। एक है आपका मकर रेखा और ऊपर वाला क्या है, कर्क रेखा है। अब जब ये रेखा गुजरी हुई है, तो जब ऊपर वाला जो महासागर रहेगा, क्या रहेगा, महासागर रहेगा, तो उसे हम कह देंगे कि उत्तरीय महासागर। नीचे वाले को हम लोग दक्षिणीय महासागर कह देंगे। फिर ऊपर वाले को उत्तरीय महासागर, नीचे वाले को दक्षिणी
ऊपर वाले को उत्तरी, नीचे वाले को दक्षिणी। इसी तरीके से जोड़ के लोग कह दिए कि कितने हैं, 7 महासागर हैं। लेकिन हैं कितने, पहले 4 थे, अब 5 का मतलब 5 महासागर बना दिया गया। अब आप लोगों को पढ़ना होगा किसके बारे में, महासागरों के विषय में। ये आपका अटलांटिक महासागर है। क्या है, ये यस आकार का अटलांटिक महासागर है। कैसा है, ये यस आकार का अटलांटिक महासागर है। आप लोगों को अच्छे से अगर ध्यान होगा तो जो ये यस आकार का है अटलांटिक महासागर है। ये जो एशिया और यूरोप के ऊपर वाले जगह है इसे कहते हैं आर्कटिक महासागर, ठीक है। अंटार्कटिक महासागर, यहाँ पे आप लोग को हिंद महासागर दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे आपको प्रशांत महासागर दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे आपको अटलांटिक महासागर दिखाई दे रहा होगा। तो आपको अब इसे 5 महासागर कहना होगा। आप लोगों ने 7 महाद्वीप, 5 महासागर आपने देख लिया। अब कहा जाता है 7 हैं, तो हम 7 कह देते हैं। कैसे 7 करेंगे इसको, क्योंकि देखो जो हिंद महासागर है, अब इसे हम ऊपर ले जा कर के नहीं कर देंगे कि ये है उत्तरीय हिंद महासागर, दक्षिणी हिंद महासागर, नहीं कहेंगे, क्योंकि ये सिर्फ उत्तर साइड में है ही, तो इसे हम उत्तरीय महासागर कह सकते। हिंद महासागर उत्तर में है, उत्तरीय इसे हम कह सकते, दक्षिणी कह सकते हैं, क्योंकि दक्षिण साइड में है। अब एरिया आप लोग को एक बार पता होना चाहिए। देखिए, मान लीजिए कि हमें अपने एरिया को पता करना है, तो हम इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ करेंगे। तब हम इस साइड देखेंगे कि ईस्ट होता है, इस साइड वेस्ट होता है, इस साइड नॉर्थ होता है और इस साइड साउथ होता है। कभी भी नीचे वाले एरिया को हम लोग साउथ कहते हैं, ऊपर वाले को नॉर्थ कहते हैं, सामने वाले को हम लोग ईस्ट, इधर वेस्ट, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण। ये हम लोगों को एरिया हमें समझ में आना चाहिए। जब हम लोगों को ये चीज़ समझ में आएगा, अब मान लीजिए प्रशांत महासागर है, प्रशांत महासागर यहाँ से यहाँ तक पूरा फैला हुआ है। मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक पूरा फैला हुआ है, यहाँ से यहाँ तक। तो जो ये लाइन विषुवत रेखा खींची गई है, विषुवत रेखा बीच में, जिसे हम भूमध्य इसे कहते हैं, क्या चीज़ है, इसे कहते हैं विषुवत रेखा या इक्वेटर कहते हैं। इक्वेटर मतलब होता है इक्वल, 2 भागों में बांट देना, इसे बराबर बराबर भागों में बांट देना। तो बराबर भाग में बांट देता है विषुवत रेखा। जो अब यहाँ पे भी तो प्रशांत महासागर होगा, तो प्रशांत महासागर, उत्तरीय प्रशांत महासागर, दक्षिणीय प्रशांत महासागर। अटलांटिक यहाँ से लेके यहाँ तक फैला हुआ है, क्योंकि ये क्या करता है कि ये जो यहाँ विषुवत रेखा है इसके ऊपर भी है, इसके नीचे भी है। तो यहाँ पे उत्तरीय अटलांटिक और यहाँ पे दक्षिणीय अटलांटिक, 5 वो और ये 2, 7 हो गए कि नहीं। अटलांटिक तो एक है ही, लेकिन हम दक्षिणी अटलांटिक का दिए और दक्षिणीय प्रशांत महासागर, 7 हो गए। इसीलिए कहा जाता है कि 7 समुंदर में पार में तेरे पीछे पीछे आगे। कोई बात नहीं, पीछे पीछे जाएगी कहाँ तक, लौट के फिर आएगी। तो यहाँ तक आप लोगों को ये चीज़ समझ में आया होगा। अब हम लोगों को मेन चीज़ समझना क्या चीज़ है कि जो ये विषुवत रेखा है, ये विषुवत रेखा, तो जो अपने 7 कॉन्टिनेंट है, ये विषुवत रेखा कितने कॉन्टिनेंट को काटता है, किससे किससे गुजरता है, क्योंकि इसके लाइन ड्रॉ किया गया है। तो ये विषुवत रेखा के बारे में हम लोग जान जाते हैं। तो विषुवत रेखा दक्षिणी अमेरिका को, ये कौन सा अमेरिका है, ये दक्षिणी अमेरिका को ये अलग कर दे, मतलब इससे गुजरती है। अफ्रीका एक ऐसा है कॉन्टिनेंट, महाद्वीप, इससे तीनों रेखाएं गुजरती है, चाहे कर्क, मकर, विषुवत, तीनों रेखाएं इसी से गुजरती है। क्योंकि देखो दक्षिणी अमेरिका से थोड़ा सा ये ऊपर चढ़ करके गया है, तो इधर कर्क रेखा इसके पास में इसको छू करके जाती है, कर्क रेखा। एशिया को से भी गुजरती है कर्क रेखा, कर्क रेखा है, एशिया से गुजरी कर्क रेखा, अफ्रीका से भी गुजरी और उत्तरी अमेरिका से भी गुजरी। कर्क रेखा इन तीनों से गुजर गई है, उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका और एशिया से। लेकिन विषुवत रेखा दक्षिणी अमेरिका से और अफ्रीका से गुजरी हुई है। क्या एशिया को टच करती है? नहीं। क्या यूरोप को टच करती है? नहीं।
क्या यह उत्तरी अमेरिका को टच करती है? नहीं करती है। ठीक है, अब हम लोगों को मकर रेखा के विषय में देखना होगा, जो बीचों बीच से मकर रेखा गुजरती है। तो ये दक्षिणी अमेरिका को भी मकर रेखा काटती है। देखो, जो दक्षिणी अमेरिका है इसको दो रेखाएं काटती है, एक तो मकर काटती है, कौन सी? एक मकर रेखाएं काटती है, और एक कौन सी रेखाएं काटती है? जो सबसे नीचे वाला मकर, और एक होता है कर्क। ये दोनों रेखाएं इसको काटती रहती हैं। ये विषुवत रेखाएं जो होती ये काटती है, विषुवत इसको काटती है, मतलब कि अफ्रीका को। तीनों रेखाएं किसको काटती है? इस अफ्रीका को। समझ में आ रहा है आपको? मकर रेखाएं किसको? दक्षिणी अमेरिका को, अफ्रीका को, ऑस्ट्रेलिया को। मकर रेखाएं किसको काटती है? ये दक्षिणी अमेरिका को, ये अफ्रीका को, और यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया है, इसको काटती है। कौन सी? मकर रेखाएं। ठीक है, विषुवत रेखाएं दक्षिणी अमेरिका को और अफ्रीका को काटती है, ये दोनों को इसको काटती है। ठीक है, कर्क रेखाएं एशिया को, अफ्रीका को, उत्तरी अमेरिका को काटती है। तो ये आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसी तरीके से आपको अपना पढ़ना होगा, जो कि आपको वर्ल्ड मैप पढ़ना होगा, इंडियन मैप पढ़ना होगा, वर्ल्ड जियोग्राफी पढ़ना होगा, इंडियन जियोग्राफी। अब कहा जाता है कि मैप पढ़ने की ज़रूरत क्या है? भैया बिना मैप के अनुसार आपको समझ में नहीं आएगा, इसीलिए मैप आपको पढ़ाया जाता है। यहाँ पे आपको बिना मैप के समझाया जाए, क्या समझ में आ जाएगा? नहीं समझ में आएगा। इसीलिए आपको ये मैप के अनुसार बताना पड़ता है, क्योंकि अगर आपसे मैं कहूँ कि महाद्वीप उसे कहते हैं जो चारों तरफ से पानी से घिरा हो और सबसे बड़ा हो, आपके माइंड में कैसे आएगा जब तक से मैं उसका नाम न लूँ? यहाँ पे मैंने भूमध्य सागर कहा था, यहाँ पे मैं आपको यहाँ पे भूमध्य सागर, तो यहाँ पे आपको किससे को अफ्रीका और यूरोप को अलग करता है। यहाँ पे मैं स्वेज नहर के बारे में बात करी थी, यहाँ पे रेड सागर के बारे में बात करी थी, यहाँ पे आर्कटिक महासागर, हिंद महासागर, अरब, और यहाँ पे बंगाल की खाड़ी, ये सब के सब अलग मतलब कि एरिया अलग करती हैं। ये चारों तरफ से पानी है, ये बीच में एरिया है, जो जगह है। तो इसके बारे में समझना ज़रूरी है कि नहीं है? तो इसी तरीके से आप लोग समझते रहिए। आप लोगों ने देख लिया कर्क, मकर, विषुवत रेखा किन किन महाद्वीप को काटती है, कहाँ कहाँ से गुजरती है, और आपने देख लिया ओशियन और कॉन्टिनेंट, इसके विषय में आप लोगों ने समझ लिया पूरे अच्छे ढंग से। इसी तरीके से आपको जो 12वीं का जितने भी पढ़ने वाले बच्चे हैं, वो उनसे मैं कहना चाहती हूँ कि अच्छे ढंग से आप लोगों को अगर वर्ल्ड मैप पढ़ना है या फिर वर्ल्ड जियोग्राफी पढ़ना है, तब आप लोगों को अच्छे से कमेंट करके बोलना होगा, मुझे यहाँ से स्टार्टिंग कर दीजिए, मेरा शुरुआती है, मैं वहाँ से आपको बताना स्टार्ट कर दूँगी। ठीक है, लाइव हो सकता है लाइव ही आऊँ और आप लोग को पढ़ाना स्टार्ट कर दूँ। नेक्स्ट वीडियो मिलूँगी, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।